हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक से एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर छोटी सी वीडियो में पूरा चैप्टर खल्ली बल्ली कर देंगे। ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं आपके लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग वाली, ये देखने से आपके अच्छे से अच्छे नंबर लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहां पर सीधी एग्जाम ओरिएंटेड बात की जाती है। घुमा फिरा के उल्टी सीधी बात है नहीं, डायरेक्ट एग्जाम की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी वीडियो में आपका देखो स्टॉक बढ़ रहा है नॉलेज का, आप पेपर में नंबर ज्यादा लाओगे। और मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बताना, आपकी वो सारी की सारी प्रॉब्लम दूर की जाएंगी पढ़ाई से रिलेटेड, और स्पेशली मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर जगह आपका योगदान दे रहा हूं। तो अब देखो, जो इंपॉर्टेंट बात आपकी कही जाएगी, एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है भाई। इस चैप्टर को मोटे मोटे तौर पे अगर आपको आसानी से याद रखना है, बहुत इजीली याद रखना है, तो 4 टुकड़े कर दिए इस चैप्टर के। पहला है टाइप्स ऑफ वर्कर्स, जो आप पढ़ेंगे। दूसरे पे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आपने पढ़ने हैं। तीसरे पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़नी है। चौथे पे गवर्नमेंट ने क्या किया है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, गवर्नमेंट मेजर्स आपको पढ़ने हैं। ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं, बिल्कुल शांति से। अगर लगता है मैं वो धड़ 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 बोल रहा हूं, तो मेरी स्पीड को स्लो कर लो, तुम्हारे पास एडजस्टमेंट है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और लग रहा है मैं स्लो बोल रहा हूं, तो मेरी स्पीड 1.25 कर लो। मुझे लगता है 1.25 तो मैं ऑलरेडी बोलता हूं, उसको स्लो कर सकते हो बस, और बाकी सब ओके रिपोर्ट है। यार तुम्हारा और हमारा जो रिश्ता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। तुमने जो जो बोला कमेंट सेक्शन में, मैंने वो वीडियोस बनाई, वो चीजें प्रोवाइड करी। और जो तुम डिमांड करते हो, इवन इंस्टाग्राम पे आके बोलते हो, तो बिल्कुल सारे सॉल्यूशन मिलते हैं तुम्हें। और मुझे मजा आता है जब तुम कुछ पूछते हो, तो ठीक है ना, मेरी भी सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होता है। इंगेज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हें नंबर लाने हैं, और हमारा मोटो ये है कि तुम्हारे नंबर ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। तो भाई टाइप्स ऑफ वर्कर्स, डायरेक्ट अटैक करो पेपर वाले कॉन्सेप्ट पे। भाई वर्कर होते हैं 2 तरीके के, ठीक है। एक फुल एम्प्लॉयमेंट कह रहा हूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको सेल्फ एम्प लिख दिया मैंने सिर्फ। दूसरे होते हैं हायर्ड वर्कर्स। अब यह बात सुनना मेरी जरा, काम की बात जो करी जाएगी आपसे। हरे रंग को ले लो पहले। देखो, एक बंदा अपनी दुकान खोल के बैठा है, वो वहां का मालिक भी है और वहां का नौकर भी है। नाई की दुकान देख लो, जो नाई बाल काट रहा होगा, है ना, वो अपनी दुकान का मालिक भी है, और अकेला है तो फिर वो नौकरी की तरह काम भी कर रहा है। मोची को देख लो, डॉक्टर के क्लिनिक को देख लो, डॉक्टर खुद काम कर रहा है, खुद मालिक भी है। ऐसे सीए का ऑफिस भी हो सकता है, लॉयर का चैम्बर भी हो सकता है। ये बंदे खुद के ही नौकर, खुद के ही मालिक होते हैं। ऐसे बंदों को बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खुद का ही रोजगार लेके बैठे हैं, खुद ही एम्प्लॉय हैं, खुद ही वर्कर है, और खुद ही ओनर है। इसके अलावा कुछ होते हैं हायर्ड वर्कर। अगर तुम्हारी कोई दुकान है तो तुम बाहर से एम्प्लॉय हायर करते हो। अब हायर एम्प्लॉयज को 2 तरीके से किया जाता है। एक तरीका वो होता है जिसमें एम्प्लॉय को हायर करते हैं और बोलते हैं भाई जितना तू काम करेगा उतने काम के पैसे मुझसे ले लियो, यानी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से पैसे लियो। और दूसरा वर्कर हायर करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं भाई तू काम कर और महीने के हिसाब से मुझसे सैलरी ले लियो। जब मैं महीने के हिसाब से एम्प्लॉय को रखता हूं और उसको रेगुलर सैलरी देता रहता हूं, तो उस एम्प्लॉय को बोलते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। और जिसको मैं टेंपरेरी रखा हुआ हूं, यानी जितना काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेगा पैसे नहीं मिलेंगे, काम खत्म पैसा खत्म, तो ऐसे वाले एम्प्लॉय को बोलूंगा कैजुअल एम्प्लॉय या कैजुअल वर्कर। तो हायर्ड वर्कर की 2 क्वालिटी है हमारे पास। एक हमारे पास कैजुअल वर्कर, ये टेंपरेरी वर्कर होते हैं, इनको प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और एक होते हैं रेगुलर सैलरीड वर्कर। ठीक है। अब कितना परसेंट किसमें पूरे देश में क्या है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं, इतना डेटा आपसे पूछा नहीं जाता। हद से हद पेपर में क्वेश्चन डेटा दिया हुआ होगा, आपको उस डेटा को इवेल्युएट करने के लिए बोल सकता है। आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि रट्टा मारो और एक एक चीज का डेटा बताओ। जिस जिस चीज के डेटा की आपको जरूरत है उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पूरी इंडियन इकोनॉमी का डेटा जो आपको याद करना है, एक ही छोटी सी वीडियो के अंदर शामिल है सारा, ठीक है। फिर आते हैं जी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, एक इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। अब मेरी बात सुन लेना प्यार से, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं इसको मैं, ठीक है। इवन आपको एक बात पहले बता दूं, इंडिया के अंदर जितनी भी वर्कफोर्स है, 94% बंदे फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं और 6% बंदे इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, मतलब देश का ज्यादातर हिस्सा उल्टा हो गया, यहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है 94% और 6% फॉर्मल में। तो अब सुनो मेरी बात, ये फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर कैसे पता लगाया जाएगा। आप किसी दुकान को देखो, किसी फैक्ट्री को देखो, किसी एंटरप्राइज को देखो, अगर उसके अंदर 10 या 10 से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं,
तो उसको बोलना वो दुकान, वो एंटरप्राइज, वो फर्म, वो फैक्ट्री फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है। अगर उसके अंदर 10 से कम बंदे काम कर रहे हैं, मतलब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वाले इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है। अगर किसी में 10 काम कर रहे होंगे ना, वो फॉर्मल सेक्टर है, 10 से कम है इनफॉर्मल सेक्टर। अब चक्कर क्या है कि सरकार ने कुछ कानून बनाए हुए हैं एम्प्लॉइज के लिए। उन कानूनों का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, यानी देश के बहुत कम लोगों को गवर्नमेंट लॉज, जो लेबर लॉज बनाए हुए हैं, उसका फायदा मिलता है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उसको सरकारी कानूनों का फायदा नहीं मिलता। बेसिकली सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय को कम से कम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो ये बात इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए काम नहीं करती, तो इस बात को ध्यान रखना। अब इनके बीच में डिफरेंस आ सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं, इनफॉर्मल को हम इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का मतलब वो सभी एंटरप्राइज से है जहां पर कम से कम 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का मतलब उन सभी एंटरप्राइज से है जिसके अंदर लोग 10 से कम बंदे काम करते हैं, ठीक है। इसको लेबर लॉज का फायदा मिलता है, इसको लेबर लॉज का फायदा नहीं मिलता। यहां पर ट्रेड यूनियन बनाना पॉसिबल है, यहां पर ट्रेड यूनियन नहीं बनाई जाती। यहां पर सुनो, फॉर्मल सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट होती है, बेसिकली इन लोगों की सैलरी ज्यादा होती है, तो बेसिकली इनकी अर्निंग ज्यादा है, कंपेरेटिवली इनकी अर्निंग कम है। तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंसेस। और एक ये भी लिख सकते हो कि देश की 6% वर्कफोर्स इसमें एंगेज है और देश की 94% वर्कफोर्स इसमें एंगेज है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मुझे तुम्हें क्लियर करना है, सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सर बहुत सारी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है यार, इंडस्ट्रियल बोल दी, रूरल बोल दी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बोल दी, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, सब कुछ बोल दिया। बाबू 3 अनएम्प्लॉयमेंट इस चैप्टर से कोर्स में है तुम्हारे, 3, ध्यान रखना। पहले पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। एक काम में 5 बंदों की जरूरत है मान लो, और इस काम को करने में 8 लोग लगे हुए हैं, तो 3 बंदे फालतू लगे हुए हैं ना, तो 3 बंदों को बोलेंगे ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जहां पर जरूरत से ज्यादा बंदे काम करते हैं, तो जितने भी एक्स्ट्रा बंदे हैं उनको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है वो। जितने एक्स्ट्रा बंदे होते हैं ना, ये माना जाता है कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, अंडर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा वर्कर या एडिशनल वर्कर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। ये टॉपर बच्चे जानते हैं इस फैक्ट को, ठीक है। दूसरा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो सीजन के हिसाब से होती है, मतलब सीजन है तो नौकरी है, सीजन नहीं है तो बेरोजगारी। तो ऑफ सीजन में एग्रीकल्चर के काम में हो सकता है, गर्म कपड़ों के काम में हो सकता है, आइस क्यूब्स जो बनाते हैं, गर्मी में जरूरत पड़ती है ना, तो उन चीजों के काम में हो सकती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन तुम्हें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां पर एक बंदा काम करना चाहता है और काम करने के लायक भी है, मतलब कैपेबल भी है, और उसको काम नहीं मिल रहा, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कही जाएगी। सिंपल। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बोलो या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बोलो, दोनों बातें सेम है, तो आप घबराना मत, ठीक है। ये 3 आइटम आपको करने हैं, और लास्ट के अंदर आपको जब चैप्टर खत्म होता हुआ दिखेगा तो ये बोलना है कि सरकार ने क्या किया बेरोजगारी को दूर करने के लिए। और बीच में ही मुझे बात याद आई है, बाबू जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, पहले बताऊंगा आपको। जॉबलेस ग्रोथ ये इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ इंपॉर्टेंट चीज है, यहां लिख ही दिया। अब तुम कहोगे सर हमारी बुक में तो कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, रेमेडियल मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और फालतू की चीजें भी है। अरे भाई, जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो उस क्लास में तुमसे मैच्योरिटी वाली चीज पूछी जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, समझ रहे हो। तो बोला ना, इस वीडियो के अंदर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात की जाएगी, तहलके वाली, मतलब इसको देखोगे तो पता लग जाएगा पेपर में पूछा क्या जाता है तुमसे। इसलिए कॉन्सेप्ट मैपिंग जो मैं बना रहा हूं वो तुम्हें देखनी जरूरी है, अगर इकोनॉमिक्स में ये मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो ध्यान रखना। जॉबलेस ग्रोथ, देखो वर्ड से पता लगता है, ग्रोथ का मतलब देश की तरक्की। देश की तरक्की तब मानी जाती है जब देश के अंदर जीडीपी बढ़ रहा हो, ग्रोथ का मतलब ये होता है। अब जॉबलेस का मतलब नौकरियां नहीं है। जब से मशीनें आई है ना, तब से ऐसा होने लगा है, एक मशीन 10 बंदों का काम कर देती है, तो एक मशीन तो रख लेती है कंपनी, फिर 10 बंदों की नौकरी से छुट्टी हो जाती है। तो मशीन ने तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया, मतलब ग्रोथ तो हो गई कंपनी की, लेकिन नौकरियां चली गई हैं। तो जॉबलेस ग्रोथ वो सिचुएशन है जहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम बढ़ती हैं और देश की तरक्की ज्यादा हो जाती है।
यानी इट इज अ सिचुएशन व्हेन जीडीपी ग्रोज एट अ फास्टर रेट देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मान लो अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ो, नौकरियां तो हमेशा बढ़ती रहती है। मान लो 1% से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी और जीडीपी 3% से ग्रो कर गया, तो जीडीपी ज्यादा ग्रो कर गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम बढ़ी हैं, तो ये जो है डिफरेंस, ये जॉबलेस ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, अब बात मैंने बीच में बताई कि गवर्नमेंट मेजर्स करने हैं, भाई सरकार ने क्या किया है, तो यहां लिख दो। ये जो आंसर बताऊंगा ना, अच्छे अच्छे बच्चे इस आंसर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे पूरे नंबर नहीं ला पाते इसके अंदर। गवर्नमेंट मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, दुनिया इसका आंसर गलत लिखती है, पूरे नंबर नहीं मिलते, फिर बोलते हैं कि पेपर में तो आया था क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर्स यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन नंबर नहीं आए हमारे। क्यों नहीं आए? क्योंकि तुमने सुनी नहीं बात। सरकार ने देखो बेरोजगारी को दूर करने के दो तरीके के मेजर्स लिए हैं। एक है डायरेक्ट मेजर, अलग से लिखना पड़ता है बाबू। एक है इनडायरेक्ट मेजर्स। ठीक है, डायरेक्ट मेजर कैसे? सरकार की कुछ कंपनियां हैं जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड एटसेट्रा, बहुत सारी कंपनियां। उन कंपनी में लोग काम नहीं करते, नौकरी करते हैं ना। नौकरी कौन देता है? सरकार देती है। तो सरकार डायरेक्टली अपनी कंपनी में रिक्रूट करती है लोगों को, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ना इन पीएसयू, तो वो नौकरी देने का मौका सरकार ने दिया है, तो मतलब सरकार बेरोजगारी को दूर कर रही है। तो इट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बतेरी कंपनियां सरकार नौकरियां दे रही हैं। तो बेरोजगारी को दूर करने का एक तरीका तो ये भी हो गया ना। समझे नहीं समझे? बताओ। समझे तो कमेंट सेक्शन में, और नहीं समझे तो वो भी कमेंट सेक्शन में। समझ रहे हो यार? ऐसी देखो, प्यार प्रेम से सब कुछ चलेगा, और तुम्हारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम देखना क्या क्या तुम्हारे पेपर के लिए करता हूं मैं। समझ रहे हो? ऐसे ऐसी चीजें लाऊंगा, ऐसे ऐसे इवेंट लाऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, जो बच्चे जुड़े रहेंगे ना साथ में, बस वो अपने नंबरों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये मेरे से सुन लो। फिर इनडायरेक्ट मेजर्स है ना, जो इनडायरेक्ट मेजर्स में आप देखोगे तो सरकार ने दो मेजर लिए हैं। अब इसमें बताता हूं। ये तो डायरेक्टली सरकार ने बेरोजगारी दूर करी है, इनडायरेक्टली कैसे करी है? सरकार कुछ डिपार्टमेंट चला रही है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, बहुत सारी मिनिस्ट्री है। इसमें जो लोग बैठे होते हैं वो सामान इस्तेमाल नहीं करते। उनको पेपर चाहिए होता है, पेन चाहिए होता है, रबड़ चाहिए होते हैं, प्रकार चाहिए होता है, फुट्टा चाहिए होता है, स्टेशनरी चाहिए होती है, बैग चाहिए होता है, टेबल चाहिए होती है। कहां से आएगी? सरकार बना रही है क्या ये सब चीजें जो उनको चाहिए? जो उनको चाहिए वो तो प्राइवेट सेक्टर के लोग बना रहे हैं। तो सरकार मार्केट में ओपनली प्राइवेट सेक्टर के लोगों से सामान खरीदती रहती है। जब उनसे सामान खरीदेगी ना, तो उन कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी बनी रहेगी। तो सरकार इनडायरेक्टली बेरोजगारी को दूर ऐसे भी कर रही है। कैसे? इसको बोलते हैं परचेज इन ओपन मार्केट। परचेज इन ओपन मार्केट। ठीक है जी। और फिर एक और तरीका है, अब गवर्नमेंट ने यहां पर स्कीम्स लगाई हुई है, योजनाएं लगाई हुई हैं, योजना नरेगा टाइप योजना बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तो इसको बोलते हैं स्कीम्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ये पॉवर्टी वाले चैप्टर में है, वहां कराई जाती हैं सारी। तो पॉवर्टी वाले चैप्टर में स्कीम ज्यादा कराई जाती हैं। आप मेन मेरे कहने पे नरेगा कर लेना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था। समझ रहे हो? अगर इसके ऊपर शॉर्ट चाहते हो तो एक शॉर्ट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा नरेगा का। आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर इसके ऊपर शॉर्ट बना दो, 1 मिनट में पूरा क्लियर कर दूंगा। 2005 में आया था ये एक्ट। इसमें 100 दिनों की दिहाड़ी यानी सैलरी देने का वादा किया था लोगों को, जिनको भी रजिस्टर किया जाएगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ, फिर पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे लॉन्च हो गया। अब फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी है, स्वर्ण जयंती भी है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी है। काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको याद करने हैं। पूरे स्कीम्स है ये। मतलब इस चैप्टर का पर्पज ही ये था कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आपको करनी है। यहां पर सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन इस तरीके से नहीं किया गया। पेपर ओरिएंटेड बात बताइए, जो चीजें पेपर में आती है। नहीं तो आप अपने पुराने पेपर उठा के देख लो, कुछ ना कुछ आया होगा। अब मेन भुने भुनाए क्वेश्चन यहां से 2 निकलेंगे। पहला क्वेश्चन देख लो जी,
एक आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या होता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स? अलग हटके टॉपिक से अब हम, ठीक है। दूसरा पूछेगा आपसे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है। इन दोनों को सिखाने का एक ही तरीका है। मेरी राइटिंग साफ लग रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है गंदी ना हो रही हो ये टेढ़ी मेढ़ी तो लिखने लग गया। ठीक है जी। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब होता है कि कैजुअल वर्कर्स के नंबर्स बढ़ जाना। वापस आओ, इधर आओ। देखो, टोटल वर्कर्स इंडिया में जितने भी हो, कुछ काम कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, कुछ काम कर रहे हैं रेगुलर में, कुछ कैजुअल में। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर से जब वर्कर्स शिफ्ट होकर कैजुअल वर्कर्स बन जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ कैजुअल वर्कर्स या फिर शिफ्टिंग द वर्कफोर्स फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड वर्कर्स इनटू द कैजुअल वर्कर्स। जब इन दोनों में से वर्कफोर्स यहां शिफ्ट होती है तो वो कैजुअलाइजेशन, जिसका नाम है ना, उसका ही काम चल रहा है ना। कैजुअलाइजेशन मतलब कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ना। अब अगला कॉन्सेप्ट इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है? तो जब टोटल वर्कफोर्स के अंदर इनफॉर्मल वर्कर्स की संख्या बढ़ने लग जाए, जो कि बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इट रेफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता दिया, समझ लो। फिर ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एक एक नंबर के आ जाते हैं। ये आपके अपने करने की चीजें हैं, समझ लो। बुक उठा के इस चैप्टर को कर सकते हो। बुक के पीछे के जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है, एमसीक्यू जरूर कर लेना, समझो। मुझसे करवाना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं एमसीक्यू की सीरीज लेके आ जाऊंगा आपके लिए। तो आज की क्लास में फिर दोस्तों इतना ही। फिर थैंक यू, बाय बाय बोल देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।